Hello, dear students. Now, today we are going to discuss about Biology Class 12, Chapter number 4, that is Reproductive Health. I am Manisha Verma, Lecturer Biology, Government Model Senior Secondary School, Ani, District Kullu, HP. तो बच्चों आज बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये जो टॉपिक है, खास करके इंडिया में अगर बात की जाए तो इस टॉपिक पर बात करना जो है ज्यादा गलत ही समझा जाता है, गलत तरीके से उसको लिया जाता है। कुछ बंदिशें हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए क्या इश्यूज हैं, कुछ हर एक बच्चे के मन में, हर एक किशोर के मन में, टीनेजर के मन में कुछ क्वेरीज रहती हैं या पेरेंट्स के मन में भी कुछ डाउट्स रहते हैं। तो वो सारे डाउट्स जो है हम आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि इस हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए और किस तरह से कौन कौन से मेथड हैं इसको मेंटेन करने के, और कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं हम, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। तो और साथ ही बात करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम जो है वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरली, जैसे नाम से पता लग रहा है, इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हेल्दी हैं, फीमेल में और मेल में दोनों में, तो उनको नॉर्मल फंक्शन अगर वो कर रहे हैं तो हम उस पर्सन को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? इट इज अ टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोटे तौर पे तो हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फीचर्स की। तो बॉडीली जो फीचर्स हैं, फिजिकल मींस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक है या नहीं, उसको बोलेंगे फिजिकल हेल्थ। फिर अब बात आती है इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट की। तो इमोशनल में अगर बात करें तो जो आपके पास एक जो एज रहती है जिसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, वो काफी ज्यादा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस वाली एज होती है। काफी ज्यादा हार्मोन्स जो हैं इसमें सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो बॉडी में काफी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस तरह से बॉडी में जब चेंजेस आते हैं तो बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, और इमोशंस का भी एक स्विंग जो है इस एज में जनरली रहता है। तो किस तरह से हमें अपने इमोशंस को और बिहेवियर को बैलेंस करता है कोई इंसान, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसका। जैसे अगर फ्रेंकली स्पीकिंग, इस एज में जो आपका टीन एज रहती है खास करके, उसमें जो है अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन रहता है। हार्मोनल जो है क्यूज होते हैं बॉडी को, वो भी वही मिल रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी आप कैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को अपने स्टेबलाइज करते हो, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सोशल एस्पेक्ट, आप दूसरे सेक्सेस को इक्वालिटी की नजर से देखते हो या नहीं देखते हो, तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं आते हैं इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एक सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब बोलेंगे? अगर वहां पर रहने वाले जो पीपल हैं, सबसे पहली बात वही कि फिजिकली हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो उनके नॉर्मल हैं, फंक्शनल हैं, और साथ ही साथ उनका जो इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस हैं दूसरे सेक्सेस के साथ, ये वो भी जो है वो नॉर्मल हैं, नेचुरल इंटरेक्शंस जो है वहां पर है। तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको अटेन करने में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो गोल है उसको अटेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है हमारी सरकार द्वारा जो है अपनाई गई है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो है ओवर पॉपुलेशन। तो आजकल जो है पॉपुलेशन रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ज्यादा जो हमारे पास मेजर्स होते हैं, जो मीन्स होते हैं, वो उनकी कमी पड़ जाती है। जितना भी ज्यादा करो, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो जब फास्टली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होती है तो उसमें यंग इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन आजकल है, यहाँ पर यंग इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे पास आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में, जैसे प्यूबर्टी की एज पे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं। प्यूबर्टी मीन्स जो अभी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन करने के जो आपके पास एंट्रेंस पॉइंट पर खड़े हैं, वो आते हैं। अडोलेसेंट जैसे टीनेजर जिनको बोलते हैं, जिनमें बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वो है अर्ली अडल्टहुड। तो ये सारी जो यंग इंडिविजुअल, ये जो सारी स्टेजेस होती हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे कपल्स जो जिनकी मैरिज की एज है, या जो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी जिनके पास है, जो बच्चे पैदा करने वाले जो कपल्स हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन देयर इज ओवर पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है ओवर पॉपुलेशन। सेकेंड जो प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। साथ ही साथ कुछ मेंटल सेटअप्स भी हैं इस तरह के कि एजुकेशन के लिए जो है कुछ जो है अभी तक भी लोग जो है वो अवेयर नहीं है। तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा अभी भी एनरोलमेंट लो है। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, ढाबों में काम करते हैं, या वर्कर का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं। तो इस तरह से ये सब है लैक ऑफ एजुकेशन। तो उन लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, उनमें हेल्थ को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन इज अ नीड ऑफ आर एज कम्पेयर टू द क्वांटिटेटिव एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड। कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो है इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ इनके साथ टैबूज भी एसोसिएटेड हैं, कुछ शर्म की बात मानी जाती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट करनी चाहिए, ताकि जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो सके। तो और क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर है इम्प्रॉपर मेडिकल केयर। तो इम्प्रॉपर मेडिकल केयर, तो काफी सारी जो हमारे पास स्टेजेस रहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जैसे प्रेगनेंसी है, फिर चाइल्ड बर्थ है। कई बार क्या होता है, अ, लोगों को नॉलेज नहीं होता, उसके कारण क्या होता है, अनटाइमली अबॉर्शन जो है वो हो जाते हैं। प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है कुछ रीजंस की वजह से। तो वो जो फीमेल डेथ का कॉज बनता है बिटवीन 15 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज। कई बार जो मोस्ट यंग गर्ल्स होती हैं, दे आर वल्नरेबल टू दिस, समझ नहीं होती, एंड वो शादी कर लेती हैं या इस तरह से। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वह काफी आती हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, इस तरह का जो सीन है आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अपने गांव में भी, या किसी और गांव में। वहां पर जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ नॉलेज नहीं होने की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं, उनका जो नंबर है वो भी मैक्सिमम यंग इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा है। वो बता नहीं पाते, या फिर उनको पता नहीं होता कि इनका जो है वो इंसिडेंस कैसे होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनाज, एचआईवी जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, हेपेटाइटिस, हर्पिस, सिफिलिस, पेन विद यूरिनेशन। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। पेन विद सेक्स, डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल एरियाज। तो जेनिटल एरियाज जो है हमारे, वहां से अगर डिस्चार्ज होने लगता है कुछ भी स्टिकी या बदबू वाला डिस्चार्ज होता है, दैट इज अ साइन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सोशल इविल्स, अब काफी सारे सोशल इविल समाज में जो है, एक राइट मेंटल सेटअप जो है वो लैक कर रहा है, जिस वजह से आप आए दिन रेप की घटनाएं और सेक्स एब्यूज की घटनाएं जो सुन रहे होंगे। चाइल्ड सेक्स एब्यूज एक बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है, छोटे बच्चों को जो है अब्यूज किया जाता है सेक्सुअली। तो इट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर बात करते हैं इग्नोरेंस। तो ये सारी जो चीजें वो कब क्यों हो रही है, क्योंकि पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इतना ज्यादा इसे एक सोशल टैबू बनाया गया है। टैबू मीन्स कोई ऐसी चीज जिसके बारे में बात करना जो है वो पसंद नहीं किया जाता। तो इस वजह से औरतें होती हैं जनरली गांव में, वो बीमार रहती हैं लेकिन वो बता नहीं पाती हैं, और बाद में जो है ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं, और उनका इलाज करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से
ये टैबूज जो है वो नहीं होने चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए इन इश्यूज पर। तो मेंस्ट्रुएशन ही ले लीजिए, इट इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो फीमेल्स में होता है जैसे ही टीनेज स्टार्ट होता है 11 टू 13 की एज पे, लेकिन इसे भी एक शर्म की बात माना जाता है, जबकि ये एक नेचुरल बॉडीली प्रोसेस है। एंड दैट टाइम गर्ल्स नीड वेरी प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे प्रोग्राम्स जो है इनिशिएट किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज जो है वो एड्रेस हो सके। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate action plans and programs at national level to attain reproductive health as a social goal। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की हैं इंडिया ने? तो सबसे पहला जो प्रोग्राम चलाया गया था फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है ये 1952 में ये स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से जो है एक सोशल लोगोज और स्लोगन्स जो है वो बनाए जाते हैं ताकि लोग अवेयर हो सके, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। तो फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग ऑफ बर्थ। हम जो है किसी के प्रेशर में आके किसी बच्चे को जन्म ना दें, अपने आप जो कपल वो डिसाइड करे कि कब उसे बच्चा चाहिए और कितने बच्चे उसे चाहिए। तो वो चाहे तो वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर सकता है। कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे प्रेगनेंसी जो है वो टेम्परेरीली प्रिवेंट हो सकती है, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये सारी चीजें जो है वो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के गोल को जो अटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आरसीएच प्रोग्राम, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इन प्रोग्राम्स के जो है 2 फेजेस है। तो पहला फेज जो है आरसीएच फेज 1, ये 15 अक्टूबर 1997 को जो है ये स्टार्ट किया गया था। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? टू प्रमोट हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। तो जो भी जच्चा बच्चा है उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है। टू रिड्यूस आईएमआर एंड एमएमआर। आईएमआर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड एमएमआर इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया में मेडिकल सुविधाओं के अभाव के कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मीन्स जो नवजात बच्चा होता है उसकी मोर्टेलिटी, उसके मरने का जो मृत्यु जो दर थी, और माता की जो मरने की मृत्यु जो दर थी वो बहुत ज्यादा थी, तो उसे रिड्यूस करना था। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन को जो है वो स्टेबलाइज करना है, उसे अनयूजुअली एक्सप्लोड होने से रोकना है। तो आरसीएच का फेज 2 जो था, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2005 एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिडक्शन ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो अब हमें क्या देखना है? मॉर्बिडिटी होता है कि हेल्थ को मेंटेन करना है, हमें जो है मैटरनल मदर की भी हेल्थ को मेंटेन करना है और उसकी मृत्यु दर को भी कम करना है। उसी तरह से जो नवजात है उसकी हेल्थ को भी मेंटेन करना है और मॉर्टेलिटी को भी कम करना है। उसी तरह से रिडक्शन ऑफ अंडर 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, चाहे लड़का है लड़की है, दोनों की ही हेल्थ मेंटेन करनी है और उनकी मृत्यु दर को रोकना है। प्रमोशन ऑफ अडोलसेंट हेल्थ, किशोर वर्ग जो है उसकी हेल्थ को भी प्रमोट करना है, क्योंकि वो जो सबसे ज्यादा चेंजेस से जूझ रहे होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इन्फेक्शन है और सेक्स के दौरान जो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। ये सारा इस प्रोग्राम में डिस्कस किया गया। आरसीएच फेज 2 के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है सेक्स एजुकेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स डिसेमिनेट राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग माइंड्स, क्योंकि सेक्स एजुकेशन जो होना है बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे समाज में जो है, खासकर इंडिया में, सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्कूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सेक्स एजुकेशन देने में।
तो यंग माइंड जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, उनके माइंड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके पास लड़कों में आता है टेस्टिस एंड गर्ल्स में आता है ओवरीज। एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? जो भी ओवरीज और टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डक्ट्स होती हैं उनको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? कुछ चेंजेस जो है आपने देखे होंगे लड़के और लड़कियों में आते हैं एक सर्टेन एज के बाद, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट ग्रो, प्यूबिक हेयर ग्रोज, वाइड हिप्स डेवलप। उसी तरह से लड़कों में इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी हेयर ग्रोज, वॉइस ब्रेक्स, वॉइस मोटी हो जाती है, मसल ग्रोथ इंक्रीजेस। तो दीज आर ऑल एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। तो यहाँ पर एक सेफ और हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी होता है। रिप्रोडक्टिव की हाइजीन, ऑर्गन की हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विच आर फेटल। प्रोग्राम्स लाइक RKSK एटसेट्रा, तो प्रोग्राम्स जो है सरकार ने चलाए हुए हैं RKSK जैसे प्रोग्राम्स। तो RKSK क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? और तो थोड़ा सा जो आप देख सकते हो यहाँ पर चेंजेस जो हैं यहाँ दिखाए गए हैं। बॉयज में और गर्ल्स में इस तरह के चेंजेस जो हैं वो एडोलेसेंस में आते हैं। तो RKSK हमें क्या बताता है? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं RKSK के? यहाँ पर क्या किया जाता है? कुछ बच्चों के जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनको पीयर ग्रुप्स बोलते हैं, उनके थ्रू भी एजुकेट किया जाता है। हेल्थ वर्कर्स भी स्कूल में आके बच्चों को एजुकेट करते हैं। बाकी भी बहुत सारे कार्यक्रम ये चलाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे पास एडोलेसेंट्स हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि आगे आने वाले कल में वो एक जो है बिल्कुल स्वस्थ नागरिक बने। वायलेंस फ्री लिविंग, वायलेंस फ्री, क्योंकि इस एज में जो है वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो नेगेटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, बॉडी की डिमांड बहुत हाई होती है तो इसलिए न्यूट्रिशन की डिमांड भी यहाँ पर बहुत हाई होती है। तो साथ ही सब्सटेंस मिसयूज प्रिवेंशन, बच्चे जो है इस एज में बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ड्रग अब्यूज इस तरह की चीजों के लिए। तो ये जो है मिसयूज जो है ड्रग्स का, इसको प्रिवेंट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, तो आज का किशोर जो है वो कल का युवक है, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ जो मेंटेन करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जो भी फीलिंग्स जो उस टाइम क्या होता है जब एडोलेसेंट फेज होता है तो फीलिंग्स का जो है ओवरवेलमिंग फीलिंग्स होती हैं, तो उन सबको कंट्रोल कैसे करना, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब भी RKSK का ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारी चीजें दे लीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो साथ ही क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है? और इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड, बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स हमारे पास है जो टेम्परेरली जो है वो बर्थ को कंट्रोल करते हैं। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई आपके पास, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स, कॉपर टीज, डायफ्राम्स, सर्वाइकल वॉल्ट्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो इनके बारे में नॉलेज होगा तभी तो कोई उसे यूज कर पाएगा। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो है आने वाला जो बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा और जो माँ है वो भी स्वस्थ होगी। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल बोलते हैं बर्थ के बाद, जब लेडी ने बेबी को डिलीवर कर दिया है उसके बाद जो केयर होती है दैट इज पोस्ट नेटल केयर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द न्यूली बॉर्न बेबीज, तो ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ लोग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को जो है पसंद नहीं करते और इस तरह से इनकी जो इम्पोर्टेंसेस बता करके ब्रेस्ट फीडिंग को मोटिवेट किया जा सकता है। इक्वालिटी ऑफ द सेक्स, इक्वालिटी ऑफ द सेक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे समाज में देखा गया है ज्यादातर जो सेक्सेस में इक्वालिटी नहीं है। फर्टाइल कपल और पीपल इन मैरिजेबल एज ग्रुप जो है इनको ये सारी चीजें समझानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स, हमारे समाज में कई तरह के सोशल इविल्स हैं
creating awareness about consequences of uncontrolled population growth and social evils is very important and need of the hour. बिकॉज आपने देखा होगा सेक्स अब्यूज, जैसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज या अडल्ट सेक्स अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों का जो मेंटल सेटअप है वो कुछ चेंज हो गया है. एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, रेप्स के बारे में आप जनरली सुनते होंगे, छोटे बच्चियों के साथ और लड़कियों के साथ. तो इस तरह से ये क्राइम्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए. वो सोशल एविल्स की जो अवेयरनेस है वो भी अगर नहीं होगी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगी. साथ ही ड्रग्स, टोबैको और अल्कोहल यूज करने वाली फैमिलीज भी जो है वो इमोशनली अनस्टेबल रहती हैं. नेक्स्ट इज statutory ban on amniocentesis to legally check increasing female feticides. तो amniocentesis क्या है? ये एक टेक्निक होती है. ये बेबी है, इसके बाहर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको एमनियन बोलते हैं. इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड. तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, यहाँ पर बेबी के कुछ सेल्स भी रहते हैं. तो इन्हें इस तरह से फ्लूइड को निकाला जाता है यहाँ से, ताकि बेबी के कुछ सेल्स जो हैं स्टडी करने के लिए वो यूज होता है कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बच्चे में. उसके लिए ये टेक्निक यूज होती थी. लेकिन बाद में इस टेक्निक का जो इलीगल यूज होने लगा फीमेल फिटिसाइड के लिए, तो इसलिए इस टेक्निक को अब बैन कर दिया गया है. बहुत ज्यादा रेयर केसेस में इसकी परमिशन मिलती है. वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो सबसे पहले जब हमें किसी की केयर करनी है, मदर की करनी है, इन्फेंट की करनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स हमें बहुत ज्यादा अच्छे चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए एंड मटेरियल सपोर्ट जो है होना चाहिए. साथ ही जो हमारे बच्चे हैं उन्हें नॉलेज होना चाहिए अबाउट अबॉर्शन. अबॉर्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, contraception, that is prevention of pregnancy, menstrual problem, menstrual flow से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लड़कियों के माइंड में होती हैं, बहुत ज्यादा चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए. इनफर्टिलिटी, देयर आर सर्टेन कपल्स विच आर इनफर्टाइल, मीन्स जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताना, जो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. भारत में जो है काफी सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स बन चुके हैं फ्रॉम अप्रैल 1, 1958. हर ब्लॉक में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और 3 सब सेंटर्स हैं, जो कि टाइम पर जो है हेल्थ गाइडेंस और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह आयोजित करते रहते हैं. और एक जो अगली जो स्ट्रेटेजी है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, एमसीएच. तो ये जो पिक्चर देख रहे हो एमसीएच कार्ड है, इस तरह का कार्ड बनता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है. तो इस कार्ड में जो है हर तरह की डिटेल होती है, इम्यूनाइजेशन की गाइडेंस इसमें प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन. तो हेल्थ सेंटर क्या ले देते हैं, दे गिव गाइडेंस एंड असिस्टेंट टू द मदर्स बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी. तो पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और लैक्टेटिंग मदर होती है, शी नीड्स मोर कैल्शियम, आयरन एंड वाइटामिन्स. तो ये सब उसको दिए जाते हैं. यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग्स एटसेट्रा, जो भी ये सब्सटेंसेस, इनके यूज को अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि ये बेबी में अबनॉर्मेलिटी जो है पैदा करती हैं. तो कुछ मेडिसिन भी जो है अवॉइड करनी होती हैं प्रेगनेंसी में, बिकॉज दे मे बी टेरेटोजेनिक मीन्स एबनॉर्मेलिटी कॉजिंग. कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे एक एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है या बेंजाप्रिल. तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज बच्चों में आ सकती है. ये जो कंडीशन है, दिस इज फोकोमेलिया, एबनॉर्मली शॉर्ट लिम्स जो है बच्चों में हो सकते हैं. तो इसलिए मेडिकेशन बहुत ध्यान से लेनी चाहिए. और विमेन को जो है डिलीवरीज जो है वो हॉस्पिटल्स में ही प्रेफर करनी चाहिए अंडर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स. तो अनट्रेन्ड मिडवाइफ्स, दाइयां जो होती हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं होती, इट में प्रूव डेंजरस. और एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक संपूर्ण जो है एक आहार है बच्चे के लिए, और माँ के लिए भी उसके बहुत सारे बेनिफिट है. आप यहाँ देख सकते हो, मदर के लिए एज वेल एज बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. उसी तरह से इम्यूनाइजेशन भी जो है इन्फेंट्स की सब सेंटर्स में की जाती है. एंड दे ऑल्सो
give prophylaxis against anemia and vitamin deficiency. Prophylaxis means preventive measures. तो 1974 में WHO ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें 6 डिजीजेस को कवर किया गया था: डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स. तो इंडिया में ये प्रोग्राम शुरू हुआ 1985 में. तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हो कि कब किस स्टेज पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है. BCG जो है वो टीबी के लिए दी जाती है, HB1 ये हेपेटाइटिस के लिए है, DTP ये डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टिसिस के लिए दी जाती है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है ये, मीजल्स के लिए MMR दिया जाता है, मीजल्स रूबेला, और JE1, JE2, JE3. तो ये जो है ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में दी जाती है जहां पर इस डिजीज का खतरा होता है. JE मीन्स जापानीज एनसेफेलाइटिस. तो ये जो है कुछ स्टेट्स में ही दी जाती है. इस तरह से ये है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ताकि बच्चे जो है वो हेल्दी ग्रो करें. तो अब बात करते हैं इतनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ क्यों हुई. तो आजकल जो रेट है वो क्या है, 2 पर्सन एवरी सेकेंड, हर सेकेंड 2 लोग पैदा हो रहे हैं. 8 मिलियन पीपल एवरी मंथ एंड 70 मिलियन पीपल एवरी ईयर. तो 1965 में जो पॉपुलेशन थी इट वाज अराउंड 3.5 बिलियन एंड विद द एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट इट रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000. तो इस तरह से पॉपुलेशन का आप देख रहे हो एक्सप्लोजन जो है एक तरह से हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन डेथ रेट. मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं. मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मीन्स मदर्स जो है वो डिलीवरी के टाइम जो है डेथ उनकी हो जाती थी, वो रेट घट चुका है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घट गया है. जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्राफ जो है वो डाउन ही जाता जा रहा है, उसी तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो है डिक्रीज हो गया है. तो इस तरह से देख सकते हैं आप. तो इट हैज रिजल्टेड इनटू पॉपुलेशन ग्रोथ. साथ ही साथ लॉन्गिविटी बढ़ गई है, लाइफ की क्वालिटी बढ़ गई है, उस वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. डिजीज जो है वो कंट्रोल हो गई हैं. वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अभी देखे हमने. एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल ब्रीडिंग, हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, इसलिए फूड जो है थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहता है. स्टोरेज फैसिलिटी, बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर्स हमारे पास हैं जिनमें जो है फूड स्टोर किया जा सकता है. पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ताकि फूड जो है ऑल ईयर राउंड ह्यूमन पॉपुलेशन को अवेलेबल रहे. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार हो गया है जिस वजह से बहुत सारे मिसबिलीफ और मिथ्स जो है वो रिमूव हो गए हैं और हेल्दी लिविंग जो है लोग अपना रहे हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल रिस्क, एडवांसमेंट इन साइंस जो हुआ है उससे जो है लाइफ बेटर हाइजीनिक कंडीशंस के साथ लोग जी रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, लाइफ जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ गई है. तो बात करते हैं पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड की. तो पॉपुलेशन ट्रेंड वर्ल्ड की बात करें तो 2 तरह की कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलप में आती हैं USA, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज एक्सेट्रा. तो ये जो है इनमें पॉपुलेशन बहुत कम है, ये सिर्फ पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 ही बनाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लेस देन 1% इन USA एंड फ्रांस. ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है. रिलीजियस टैबूज बहुत कम है बर्थ कंट्रोल के ऊपर. टैबूज मीन्स जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा लड़का जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, उसके चक्कर में लंबी लाइन लड़कियों की लगा दी जाती है. तो इस तरह के टैबूज वहां पे नहीं है. तो अनडेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहां पर हाई रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, लो पर कैपिटा एंड पुअर लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं. तो अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो ये देख सकते हो आप वर्ल्ड पॉपुलेशन का ट्रेंड. तो ये थोड़ा सा ग्राफ के इसमें जो प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ रेट है डेवलप्ड नेशंस में देख सकते हो कितना कम है, और यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस में काफी ज्यादा जो है वो इंडिविजुअल्स हैं. उसी तरह से पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया. तो पॉपुलेशन के मामले में चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर है, हैविंग 1.40 बिलियन पीपल. तो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. एवरी 6th इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड इज इंडियन. तो जल्दी ही हम जो है इस मार्क को भी क्रॉस कर जाएंगे. तो 2001 सेंसस के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1027 मिलियन. इन 2011 द पॉपुलेशन वाज 1.2 बिलियन और 2019 में ये अप्रोक्स जो है 1.380 बिलियन तक जो है पहुंच गई है. तो ये ग्राफ के माध्यम से भी आप
देख सकते हैं। तो अब कंसिक्वेंसेस ओवर पॉपुलेशन के क्या हैं, क्या क्या हो सकता है? तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। लार्ज फैमिलीज हैं, लिमिटेड मीन्स है, तो मेल न्यूट्रिशन तो होगा, इसलिए बेबीज कम होंगे, जितने कम होंगे उनका उतना आप अच्छे से उनका पोषण कर पाएंगे, फीड कर पाएंगे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा स्पेस की कमी पड़ेगी, एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा, और जो है उनको जला दिया जाता है फॉरेस्ट को लैंड तैयार करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट की कमी हो जाती है, एजुकेशन की, मेडिकल एड की, हर एक तरह का स्टैंडर्ड जो है वो गिर जाता है जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। इको डिग्रेडेशन, हमारी जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उसका भी डिग्रेडेशन होता है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, सैनिटेशन, गंदगी बहुत ज्यादा होती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है। आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कटिंग जो है वो हो रही है। तो अब बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन। तो कंट्रोल करने की कोशिश जो है इसको की गई है ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए। स्टेबलाइज हम कब बोलते हैं? जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 0 हो जाता है। तो ये कोशिश काफी टाइम से की जा रही है थ्रू आरसीएच प्रोग्राम। हमने जो है फैमिली प्लानिंग भी थोड़ा सा पहले पढ़ा, तो इससे क्या है, थोड़ा सा रेट जो है वो कम तो हुआ इंडिया में, बट इट वाज ओनली मार्जिनली लेस, क्योंकि वही है, एजुकेशन नहीं है तो लोग जो है वो फॉलो नहीं करते हैं रूल को। तो ये थोड़ा सा लेस देन 2% ही हो पाया है। तो ये जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, और ज्यादा कम होना चाहिए ताकि हम जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बच सके। तो कैसे कंट्रोल होगा ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मास मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, इनमें जो एड वगैरह आती हैं, इनसे जो है ये एजुकेट करते हैं लोगों को अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है एक जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। फैमिली प्लानिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई बर्थ रेट को चेक करने के लिए एक वॉलंटरी अप्रोच पहले स्टार्ट की थी। वॉलंटरी अप्रोच मीन्स अपनी मर्जी से जो है आप कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो अपनाओ। 1976 में फिर जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी तो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? मेल्स में इसको बोलते हैं वेसेक्टमी। वेसेक्टमी में क्या होता है, ये हमारे पास टेस्टिस है, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, तो यहाँ पर वास्ट डिफरेंस में एक कट लगा दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए। तो इस तरह से ये सेक्सुअल एक्टिविटी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से स्टेरिलाइजेशन की जाती है। उसी तरह फीमेल में हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में ये है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर जो है कट किया जाता है या ब्लॉक किया जाता है इसको, ताकि ओवम जो है वो, ये है ओवरी, ओवम जो है यहाँ ना रीच कर पाए। तो इस तरह से जब ब्लॉक साइट होगी तो स्पर्म और एग जो वो मीट नहीं कर पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरह से काफी सारे प्रोग्राम और चलाए गए, लाइक हम दो हमारे दो। अब फिर से ये अप्रोच जो है वो वॉलंटरी हो गई है। यू कैन ऑल्सो यूज अदर बर्थ कंट्रोल मेथड। तो हेल्थ सेंटर जो है वो न्यूली वेडेड कपल्स को भी उनको मोटिवेट करते हैं फॉर स्मॉल फैमिलीज, हम दो हमारे दो, या अब तो है वर्किंग मदर्स हैं, उन काफी लोगों ने दे हैव अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म। तो एंड स्मॉल फैमिलीज के लिए प्रमोट करते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं। एंड स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, जो कई बार क्या होता है, जो एजुकेशन के अभाव में रेगुलरली दोनों साल दर साल जो है वो बच्चे होते रहते हैं, तो इस तरह से मदर और बेबी दोनों की हेल्थ जो इफेक्ट होती है। तो स्पेसिंग चिल्ड्रन के बीच में, दो बच्चों के बीच में स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो, खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। तो ये सारी इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि मदर की स्ट्रेंथ और वाइटलिटी भी बनी रहे और बेबीज की हेल्थ भी बनी रहे। तो ये था हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है डिटेल में आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस।